ध्रुवांश ने गौर से आशकान को देखा, जिसके बाद उसकी नजर पास ही खड़े नीलाब पर पड़ी। नीलाब की आंखों में बेरहमी दिख रही थी, जिसके साथ वो लगातार ध्रुवांश को देखता गया। देखा जाए तो धर्मपाल अकादमी के लिए ध्रुवांश ने काफी मुश्किल खड़ी कर दी थी। ऐसे में आशकान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात पर ध्रुवांश यकीन करने को तैयार ही नहीं था। इसका मतलब आशकान के दिल में जरूर ध्रुवांश को लेकर थोड़ी नाराजगी तो होगी ही। इसके बावजूद वो ध्रुवांश से हाथ मिलाने की बात कर रहा था। इसका मतलब तो यही था कि आशकान ध्रुवांश की उम्मीद से कई ज्यादा शातिर था, और ऐसे शातिर इंसान पर ध्रुवांश कभी भरोसा नहीं कर सकता था। जाहिर सी बात थी कि कौन जरूरत के वक्त में अपने साथियों से पीठ पर खंजर लेना चाहता। इस बारे में सोचते हुए ध्रुवांश ने मुस्कुराकर आशकान की बात का जवाब दिया। आशकान, दरअसल बात ऐसी है कि तुम्हारा गुट कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। इसका मतलब तुम लोग बहुत से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचोगे, जबकि हम तो ज्यादा ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहते हैं। ऐसे में हमारे गुट का तुम लोगों से मिलना हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा। ऐसे में बेहतर यही है कि हम रहें और तुम। ध्रुवांश का जवाब सुनकर एक पल के लिए आशकान के चेहरे पर हैरानी दिखी। वो भी समझ रहा था कि ध्रुवांश ने जो बहाना बनाया था उसमें जरा भी दम नहीं था। फिर भी ध्रुवांश उसके सामने ऐसी बात कहने में झिझक नहीं रहा था। तभी आशकान के पीछे खड़े नीलाब ने चिल्लाते हुए कहा, तुझे पता नहीं है कि खजाने के अंदर तेरी मौत लिखी है, ध्रुवांश राजवंशी। उसे इस तरह खुद से बात करते देख ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये देखो, मैंने इतनी सी बात क्या कही, तुम्हारा ये साथी तो मुझे जान से मारने की बात करने लगा। ऐसे में हम क्यों तुम्हारे गुट का साथ देंगे? तुम ही बताओ आशकान। रही बात तुम्हारी नीलाब, तो शायद पिछली बार की मार तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। एक बार फिर मुकाबला करना चाहोगे? ये सुनकर नीलाब के चेहरे की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच आशकान ने अपना हाथ लहराकर नीलाब को आगे बढ़ने से रोका और ध्रुवांश की तरफ देखकर कहा, ध्रुवांश, हमारे सामने खड़े होकर हमारी योद्धा से इस तरह बात करोगे? लगता है कि तुम हमारी धर्मपाल अकादमी को थोड़ा कमजोर समझते हो। इस पर ध्रुवांश ने भरते हुए कहा, देखो, बात को कहीं और मत ले जाओ। मेरा कोई इरादा नहीं है तुम लोगों के साथ आने का, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम्हारा गुट अपने रास्ते जाए और हम लोग अपने रास्ते। हमें तुम्हारे अलग होने से ना तो कोई ऐतराज है और ना ही कोई दुश्मनी। इस दौरान आशकान तो लगातार ध्रुवांश की तरफ ही देखता गया और उसकी आंखों में थोड़ी बेरहमी झलकने भी लगी थी। वो ध्रुवांश को देखते हुए कुछ देर तक तो खामोशी रहा, जिससे वहाँ के माहौल में काफी तनाव भर गया था। फिर आशकान ने अचानक मुस्कुराते हुए ध्रुवांश के कंधों पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं, अब जो कि तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते हो तो मैं भी कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि खजाने की यह खोज तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के लिए सुरक्षित रहे। वो क्या है कि ऐसे खजाने हासिल करने में बहुत ज्यादा खतरा होता है, इसलिए ध्रुवांश संभल कर रहना। ये कहकर आशकान मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया और उसके जाने पर उसके सभी साथी भी वहाँ से चले गए। वहीं ध्रुवांश धर्मपाल अकादमियों के योद्धाओं को जाते हुए देखता गया, जिसके बाद वो अपना सर हिलाने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद वनीता ने आगे बढ़ते हुए कहा, बधाई हो ध्रुवांश, तुमने एक और शक्तिशाली योद्धा को अपना दुश्मन बना लिया। खैर, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ही इस दुश्मनी की जिम्मेदार हूँ। भले ही वो कह रही थी कि उसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उसके अंदाज में ध्रुवांश को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। बल्कि उसे तो ऐसा लगा जैसे वनीता बहुत ज्यादा खुश थी कि ध्रुवांश का एक और ताकतवर दुश्मन बन गया। तब ध्रुवांश ने वनीता की तरफ देखते हुए कहा, फिजूल में इस दुश्मनी का जिम्मेदार खुद को मत बनाओ वनीता। हमारी उत्तरी कायनात अकादमी की दुश्मनी धर्मपाल अकादमी से तब से चल रही है जब शायद तुम और हम पैदा भी नहीं हुए थे। इसलिए अगर तुम इस आग में घी नहीं डालती ना, तो भी ये आग भड़कने ही वाली थी। ध्रुवांश भी समझ रहा था कि आशकान जानबूझकर उसके पास आया था और उसने मदद का हाथ बढ़ाने की कोशिश की थी। इस तरह सभी के सामने आशकान को एक सुनहरा बहाना मिल गया था ध्रुवांश से दुश्मनी करने का। वहीं ध्रुवांश को इस तरह खुद से बात करते देख वनीता थोड़ा हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कितनी बखूबी ध्रुवांश ने उसके तंज का जवाब तंज से दिया था। इस बारे में सोचकर वनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अच्छा है, कम से कम तुम मुझे तो इस दुश्मनी का दोषी नहीं ठहरा रहे हो। इस दौरान दोनों के बीच की बातचीत देखकर लैला तो मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाने लगी। इतने में ध्रुवांश ने दूर दिखते अभ्यार अकादमी गठबंधन वाले और आशकान की तरफ देखते हुए अपने साथियों से कहा, कुल मिलाकर 6 अरण्य तख्तियां हैं, जिसमें से एक तख्ती तो इन तीनों के पास है। हमारी तख्ती को भी गिना जाए तो 4 तख्तियां हो गई हैं। इसका मतलब है कि हम अरण्य महल के इस पहाड़ पर चढ़े, और अगर हमें चेतना जाल को अलग करना है तो हमें 2 और अरण्य तख्तियों की जरूरत पड़ेगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बाकी दोनों अरण्य तख्तियां किसके पास होंगी। इस पर पास ही खड़ी लैला ने जवाब दिया, इंतजार करते हैं, वो सच भी हमारे सामने आ ही जाएगा। अब जो कि वो दोनों गुट अरण्य तख्तियों को हासिल करने की मेहनत कर सकते हैं, इसका मतलब वो यहाँ आएंगे भी जरूर, वरना मेहनत करके तख्ती हासिल करने का फायदा ही क्या होता है। ये सुनकर ध्रुवांश ने अपना सर हिलाया, जिसके बाद वो और उसके साथी इंतजार करने लगे बाकी दोनों तख्तियों वाले गुटों का। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे वो जगह और ज्यादा शोर शराबे से भर गई। फिलहाल हर कोई इंतजार कर रहा था अरण्य महल के खजाने पर चढ़े चेतना जाल के अलग होने का। ध्रुवांश भी अपनी आंखें बंद कर पेड़ के पास बैठा रहा। तकरीबन 10 मिनट के बाद
अचानक उसके चेहरे पर थोड़ी हलचल होने लगी और उसकी बंद आंखें एक झटके में खुल गईं। इसके बाद वो पूरब और पश्चिम की तरफ नजरें घुमाने लगा, क्योंकि दोनों ही दिशाओं से तेज रफ्तार में बहुत सी रोशनियां आगे बढ़ रही थी। देखते ही देखते हर किसी की नजरों के सामने दोनों तरफ से आती रोशनियां रुकने लगी और जब उनकी चमक पूरी तरह गायब हुई तो लोगों ने देखा कि वो योद्धाओं के गुट थे। बाएं तरफ जो गुट था वो कुल मिलाकर 4 गुटों से तैयार हुआ था। उन्हें देखकर ही समझ आ रहा था कि वो सभी अलग अलग अकादमियों से आए थे, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि कोई भी गुट ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा था। जब वनीता ने भी बाएं तरफ देखते हुए उन 4 गुटों की तरफ देखा तो उसने हल्की हैरानी के साथ कहा, ये तो 4 सागर अकादमियों के गुट हैं। 4 सागर अकादमियां असल में 4 अलग अकादमियों का गुट था। ये 4 अकादमियां एक समंदर के उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम दिशा में बनी थी। यही वजह थी कि बाकी लोग उन्हें 4 सागर अकादमियां पुकारते थे। इन अकादमियों के बारे में कुछ खास होता था। अकेले तो वो कभी ताकतवर नहीं कहला पाती थी, लेकिन जब चारों एक साथ मिल जाती थी तो वो 5 महान अकादमियों में से किसी भी अकादमी को टक्कर देने के काबिल बन जाती थी। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि चारों दिशाओं में बनी अकादमियों को खड़ा करने वाला एक ही आदमी था। यही वजह थी कि चारों अकादमियों के योद्धाओं को बहुत हद तक एक जैसी चेतना कलाएं सिखाई जाती थी। पिछली कुछ बार से 4 सागर अकादमियां भी शक्तिशाली अकादमी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रही थी, इसलिए इस बार उनका वहां आना सभी को हैरान करने के लिए काफी था। इतने में ध्रुवांश ने अपनी नजरें घुमाते हुए दूसरी दिशा में देखना शुरू कर दिया, जहाँ एक और बड़ा गुट दिखाई दे रहा था। उन लोगों को देखते ही ध्रुवांश एक पल के लिए हैरान रह गया, क्योंकि उस गुट में सबसे आगे खड़ी थी एक लड़की जो लाल रंग के कपड़े पहने हुए थी। उस लड़की के हाथों में एक ऐसी तलवार थी जो उससे भी दोगुनी बड़ी थी। जब लैला और वनीता ने उस लड़की को देखा तो उनके चेहरों पर भी हैरानी दिखने लगी, जिसके साथ उन्होंने एक साथ कहा, ये भी यहाँ आई है। उनके चेहरों की हैरानी से साफ हो रहा था कि वो दोनों लड़कियां उस लड़की को पहले भी देख चुकी थी। मगर इतने में ध्रुवांश ने भी हैरानी और मजबूरी भरी आवाज में कहा, अरे ये भी यहाँ आई है। उसकी बात सुनकर लैला और वनीता दोनों ने ध्रुवांश की तरफ देखना शुरू कर दिया। देखा जाए तो वनीता और लैला की हैरानी के मुकाबले ध्रुवांश की हैरानी सबसे ज्यादा थी। इतना ही नहीं, उसकी हैरानी के साथ ही ध्रुवांश के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी भी दिख रही थी, जिसे देखकर लैला ने पूछा, ध्रुवांश क्या तुम इस लड़की से पहले मिल चुके हो? इससे तुम्हें चेतना पथ पर तब मिली थी जब तुम चेतना पथ से बाहर हो चुके थे, फिर तुम इसे कैसे जानते हो? लैला के सवाल पर ध्रुवांश के चेहरे पर मजबूरी दिखी, जिसके साथ उसने जवाब दिया, लैला मेरी जान, मैं इसे उतने पहले से जानता हूँ जब मैं तुम्हें भी नहीं जानता था। ऐसा इसलिए क्योंकि चेतना पथ पर आते ही मुझे सबसे पहले जो योद्धा दिखी थी वो ये लड़की ही थी। ये कहते हुए वो धीरे धीरे खिसकने लगा और लैला के पीछे अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस लाल कपड़ों वाली लड़की की नजरों से बचना चाहता था। ये लड़की थी आद्रा, जिससे ध्रुवांश का पहला मुकाबला हुआ था चेतना पथ पर। उस वक्त वो पानी पीने के लिए एक नदी के पास गया था और वहाँ उसने गलती से एक लड़की पर शक्तिशाली हमला कर दिया, ये सोचकर कि वो कोई जंगली जानवर थी जो उस पर हमला करने वाली थी। उसके बाद क्या हुआ होगा ये तो जाहिर सी बात थी। वो गुस्सैल लड़की इतनी ज्यादा नाराज हो गई कि वो ध्रुवांश की जान के पीछे पागल ही हो गई थी। भले ही ध्रुवांश शुरू में भागता फिर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़की की रफ्तार कितनी तेज थी। इसलिए दिन भर के बाद उसके शरीर में काफी जख्म आ गए, क्योंकि वो लड़की सच में किसी जानवर की तरह आक्रामक थी। ऊपर से कभी उसने लैला को उस लड़की के बारे में बताने की जरूरत भी नहीं समझी थी। इसलिए अब जो कि वो लड़की एक बार फिर उसके सामने आ गई तो ध्रुवांश काफी मजबूर महसूस कर रहा था। लेकिन जिस वक्त ध्रुवांश लैला के पीछे छुप रहा था, उससे ठीक पहले ही आद्रा ने नजरें घुमाते हुए ध्रुवांश को देख लिया। उसे देखकर एक पल के लिए तो आद्रा का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे वो गहरी सोच में पड़ गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे वो चेहरा बड़ा पहचाना लग रहा था, लेकिन वो याद नहीं कर पा रही थी कि वो लड़का आखिर था कौन। तब ध्रुवांश ने भी उसकी नजरों को देखा और चेहरे पर अजीबोगरीब मुस्कुराहट के साथ कहा, आद्रा कैसी हो तुम? बहुत वक्त हो गया ना मिले हुए। और जैसे ध्रुवांश ने उससे बात कही तो एक झटके में आद्रा को सब याद आ गया। अब उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थी और उसने गुस्से भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, ध्रुवांश राजवंशी, तुम्हें तो मैं मार डालूंगी। जब आद्रा ने वहां आते ही ध्रुवांश को ऐसी जानलेवा धमकी दी तो हर कोई हैरानी भरी नजरों के साथ आद्रा को ही देखने लगा। फिर सभी ने ध्रुवांश को देखना शुरू किया, जिसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी दिख रही थी। खुद लैला और वनीता भी हैरानी के साथ ध्रुवांश को ही देखती जा रही थी। और इतने में जुड़वा बहने गिन्नी और बिन्नी ने कहा, ये लड़की खिसकी हुई है क्या? देखते ही ऐसे कौन किसी को धमका देता है? ध्रुवांश भाई से क्या हो गया? क्या तुम इसे जानते हो? इस पर ध्रुवांश ने मजबूरी भरी आवाज में जवाब दिया, लगता है ये मानसिक तौर पर थोड़ी बीमार है। मैं तो नहीं जानता इसे। वहीं दूसरी तरफ आद्रा के शरीर से बेइंतहा चेतना शक्तियां एक झटके में बाहर निकलने लगी और उसने अपनी तलवार हाथ में पकड़कर तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा साफ झलक रहा था, जिसके साथ वो ध्रुवांश की तरफ बढ़ी। आगे बढ़ते हुए उसने एक बार फिर गुस्से भरी आवाज में चिल्लाया, कम वक्त चेतना पथ पर तो तू बच गया था, लेकिन आज मैं तुझे मार डालूंगी। मुझे जानवर समझकर हमला किया तूने।